जय श्री राम प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का थर्ड चैप्टर एसएसटी का भारत की जलवायु। इससे पहले बच्चों हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जो कि मानसून के बारे मौसम के बारे में था। ठीक है, अब बच्चों मौसम और जलवायु दोनों ही एक तरीके के एक जैसे ही शब्द हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में ही बताया था बेटे, तीन चीज़ों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। पहला होता है बेटे मौसम, जिसके बारे में हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ लिया है। ठीक है, और एक होती है बेटे ऋतु। ठीक है, और लास्ट में जो वर्ड है जो हमारा इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो है जलवायु। देखिए ये तीनों शब्द बेसिकली वातावरण से रिलेटेड कंडीशंस के बारे में होते हैं। ठीक है, अब इनमें बहुत ही इजी सा डिफरेंस है जिसको आप आसानी से पता लगा सकते हैं। देखिए जो मौसम होता है बेटे, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि जो मौसम होता है बेटे वो दिन ब दिन बदलता रहता है या घंटे व घंटे बेटे वो बदल सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी दोपहर में धूप निकल रही है, शाम को हो सकता है बारिश होने लग जाए, तो वो होता है मौसम। ठीक है, लेकिन ऋतुएं क्या होती है बेटे, हम सभी को पता है हमारे भारत में 6 ऋतु हैं, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है, तो ऋतुएं बेटे कैसे महीनों महीनों में बदलती है ना, तो महीने महीने में क्या होती है बेटे, हमारी जो ऋतुएं हैं वो बदल सकती हैं। ठीक है, लेकिन जलवायु का क्या, अब जलवायु कब बदलती है? देखिए जलवायु जो होती है बेटे उसको बदलने में दशकों लग जाते हैं या फिर नहीं भी बदलती है वो। ठीक है, दशकों यानी कि 10 साल, 100 साल या कई कई सालों तक वो एक जैसी ही रह सकती है। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए एक सिंपल सी अगर मैं आपको लॉजिक दूं, देखिए क्या होता है बच्चों, मौसम तो डेली बेसिस पे बदल सकता है। ठीक है, ऋतुएं आती रहती हैं। ऋतुएं किस वजह से आती हैं आपको ये जानना पड़ेगा। ऋतुएं आती हैं बेटे हमारे अर्थ की मोशन की वजह से, क्योंकि हमारे धरती क्या करती है, सूर्य के चक्कर काटती है, जिससे जैसे हमारे क्या बेटे ऋतुएं बनती रहती हैं। ठीक है, लेकिन जलवायु क्या होता है, देखिए कुछ हमारे जो एरियाज होते हैं ना बेटे, वो उनकी कंडीशन के हिसाब से उनकी जलवायु फिक्स रहती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ बेटे जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात करूं बेटे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, है ना, और उन पहाड़ों पे हमेशा बर्फ रहती है। ठीक है, तो बर्फीला जो इलाका होता है वो हमेशा ठंडा रहेगा, हमेशा ठंडा रहेगा, चाहे गर्मी का मौसम ही क्यों ना आ जाए, वो इतना ज्यादा वहां पर बेटे गर्मी नहीं पड़ेगी, वो ठंडा ही रहेगा। तो इसी को बोलते हैं हम जलवायु। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो वहाँ का अडेप्टिव क्लाइमेट होता है ना, जो कभी पर्टिकुलर चेंज नहीं होने वाला होता है, उसी को हम जलवायु बोलते हैं। ठीक है, आपके सामने दो एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक मैं बेटे जम्मू कश्मीर का मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, जम्मू का एंड कश्मीर का मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु चाहे बेटे गर्मी हो, चाहे मौसम हो, चाहे कोई सा भी मौसम हो, यहाँ की जो जलवायु है बेटे वो ठंडी ही रहेगी, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेटे राजस्थान की, ठीक है, अब हमको पता है राजस्थान में एक रेगिस्तान है। ठीक है, और रेगिस्तान में बेटे बारिश नहीं होती है, तो यहाँ की जो जलवायु होगी बेटे कैसी होगी, गर्म होगी। ठीक है, और साथ ही साथ में शुष्क, शुष्क यानी कि बेटे सूखी जलवायु यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो जलवायु की जो अगर हम बात करेंगे तो जलवायु को बेटे कुछ कारकों पर निर्भर करती है। जैसे हमने मौसम के बारे में पढ़ा था ना कि मौसम के भी कुछ कारक होते हैं, तो जलवायु के भी कुछ कारक होते हैं जिन पर जलवायु डिपेंड होती है कि भाई अगर ऐसा ऐसा होगा तो ऐसी जलवायु उस जगह पर देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, भारत की जलवायु के कौन कौन से तत्व, यानी कि वही तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, मानसून के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, और जलवायु का हमारे जीवन पर, समाज पर, संस्कृति पर क्या महत्व पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए किस प्रकार सहायक है और जलवायु परिवर्तन क्या है। ये 5 टॉपिक बेसिकली आपके आने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इन्हीं 5 टॉपिक्स के बारे में हमें डिटेल से समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी भी मैंने बेटे आपको बताया कि मौसम, ऋतु और जलवायु। देखिए मौसम के बारे में जब मैंने आपको बताया, मौसम बेटे क्या होता है जिसमें दिन प्रतिदिन, ठीक है, दिन प्रतिदिन बेटे उसमें चेंजेस आ सकते हैं, या फिर बेटे घंटे घंटे के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। अभी कुछ हो रहा हो तो फिर बारिश आने लग जाए, या फिर हवा चल जाए तो भाई बारिश बंद हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन ऋतुएं बेटे मैंने बताया आपको कि महीने महीने में चेंज होती है ना, महीने महीने में ऋतुएं चेंज हो जाती हैं। ठीक है, और जलवायु क्या होती है उसके बारे में इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जलवायु एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग लोग सामान्यतः दैनिक बातचीत में करते हैं। ठीक है, यानी कि हम डेली बेसिस पे जलवायु की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त इसका तात्पर्य मौसम से होता है। असलियत में हम बात कर रहे होते हैं मौसम की, हम असलियत में बेटे जलवायु की बात नहीं करते, हम बात करते हैं मौसम की। अब मौसम होता क्या है, देखिए यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि भाई क्या लिखा हुआ है, हम प्रतिदिन या हर घंटे जो अनुभव करते हैं, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो तेज धूप हो, चाहे वो तेज हवा हो, ये क्या होता है बेटे, मौसम होता है। ठीक है, और वहीं जलवायु क्या होता है बेटे, जो किसी क्षेत्र या लंबे समय तक, ठीक है, कम से कम दशकों तक अनुभव किया जाता हो। ठीक है, 30 साल, 50 साल, इनसे ज़्यादा जब एक ही जगह पर जो क्लाइमेट वो बदला ही ना हो, उसको हम बेटे जलवायु कहते हैं। ठीक है, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए जो मौसम होता है वो दिन प्रतिदिन बदल सकता है, घंटे घंटे भी बदल सकता है, लेकिन जलवायु दसियों सालों तक कभी भी नहीं बदलती है। ठीक है, इसके कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए एक सिंपल सी अगर लॉजिक वाली बात करें तो बेटे जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ पे सूखा ही मौसम रहेगा ना जिंदगी भर, है ना, क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही है। और जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहाँ पे हमेशा ठंड रहेगी। ठीक है, लॉजिक वाली बातें हैं तो, ठीक है ना। तो बेटे मौसम क्या होता है, जो दिन प्रतिदिन या हर घंटे बदल सकता है,
ठीक है, लेकिन जलवायु कई दशकों तक नहीं बदलती है। ठीक है, ये क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, जो जैसे कि मैंने आपको जम्मू कश्मीर और राजस्थान का एग्जाम्पल आपको मैंने दिया। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, हमको पता है भाई पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, जिस वजह से ऋतुएं बनती है। तीसरा शब्द आ गया ऋतु। ऋतु मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ महीनों तक ही चेंज हो सकती है। ठीक है, और उसके साल बाद फिर वो वापस से कंटिन्यू होने लग जाएगी। ठीक है, तो बेटे जैसे कि हमारे यहाँ पर भी देखिए कई सारी ऋतु आती हैं एक साल में, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है ना, तो ये सारी ऋतु हमारे यहाँ पर आती हैं। ठीक है, मौसम ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता है। जब गर्मी में शुष्क, देखिए जो मौसम होता है ना बेटे, वो ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, अब ऋतु जो है हमारी वो हो गई, देखिए महीने महीने में, जैसे ग्रीष्म ऋतु चल रही है ना, तो ग्रीष्म ऋतु में लू चल जाएगी भाई। ठीक है, बारिश कभी कभी हो भी सकती है, कभी कभी नहीं भी हो सकती है, लेकिन धूप तो भाई बहुत तेज रहेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ऋतु जो हमारा ऋतुएं चेंज होगी, बरसात ऋतु आ जाएगी, तो मौसम चेंज होता रहेगा, कभी बारिश होगी कभी नहीं होगी, कभी बारिश होगी कभी नहीं होगी। ठीक है, तो जो हमारा मौसम है ऋतुओं के अनुसार बदल सकता है। अगर मैं बात करूं शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु में बेटे ठंडी हवाएं भी चल सकती हैं, है ना, और कोहरा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए, किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु और ऋतुओं का प्रतिरूप वहाँ की जलवायु से गहरा संबंध होता है। अब जो ऋतु है ना बेटे, उसका संबंध जलवायु से भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, पूरे दुनिया के अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो 4 मेन हमारी ऋतुएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, लेकिन भारत में बेटे 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, इन 4 ऋतुओं के साथ ही भारत में वर्षा ऋतु भी होती है ना, मानसून जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हम पतझड़ भी होती है। ठीक है, तो ये सब देखेंगे। पारंपरिक रूप से भारत के अनेक भागों में 6 ऋतुएं होती हैं बेटे, कौन कौन सी? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ठीक है, बेसिकली देखिए अगर बात करें तो है तो 4 ही, लेकिन कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें ठंड कम होती है या मॉडरेट टेम्परेचर होता है, तो उसके हिसाब से हमने इनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और इन्हीं के अनुसार बेटे कई सारे त्यौहार भी आते हैं, जैसे कि बसंत पंचमी हो गया, है ना, शरद पूर्णिमा हो गया। ठीक है, ये सब आते रहते हैं। ठीक है, यद्यपि हमने आसपास की दुनिया का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि मानव, पौधे और पशु जीवन ऋतुओं के साथ सामंजस्य में, यानी कि सारे जीव जंतु ऋतुओं के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो हम फसल उगाते हैं, भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, देखिए एक सिंपल से लॉजिक वाली बात करते हैं, नॉर्मल सी बात करते हैं, सिंपल सी, आप समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है, जैसे कश्मीर के लोग हैं या कहीं लद्दाख के लोग हैं, उनका खान पान भी अलग होगा। ठीक है, उनको ऐसा खाना खाना पड़ेगा ही बेटे जो गर्म रखे शरीर को। नॉर्मल सी बात है नहीं है तो। ठीक है, अब जो बंदा ठंड में रह रहा है उसका तो खाना ही ऐसा होगा कि वो शरीर को गर्म रखेगा। ठीक है, और जो बंदा भाई गर्मी में रह रहा है उसको ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिससे उसका पेट में पानी की मात्रा नॉर्मल बनी रहे या उसका शरीर ठंडा रहे। ठीक है, तो नॉर्मल सी तो लॉजिक वाली बातें हैं कि उसका खान पान भी इफेक्ट होगा। ठीक है, उसके कपड़े भी उसी हिसाब से पहनेगा वो। अब जिस जगह पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वो सफ़ेद कलर के कपड़े पहनेगा या हल्के कपड़े पहनेगा। ठीक है, या जिस जगह पे जहाँ ठंड पड़ रही है वो उस टाइप के कपड़े पहनेगा, जिस जगह पे ज़्यादा बारिश हो रही है वो रेनकोट पहन के घूमेगा। ठीक है ना, तो हमारा जो जीवन है वो भी ऋतुओं के अनुसार बेटे कन्वर्ट होता रहता है। ये आपको नॉर्मल सी बात है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, अब क्या होता है बेटे, वसंत ऋतु में जैसे कि हम देखेंगे कुछ पेड़ पौधे झाड़ियां खिला देते हैं, यानी कि फूल खिलने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि वसंत ऋतु में बड़े पत्ते गिर जाते हैं। ठीक है ना, शरद ऋतु के आने पर वो अपने रंग बदल लेते हैं पत्ते। ठीक है ना, तो ये सब हो सकता है। आगे देखिए, ये दोबारा से वही सेम चीज इन्होंने बताई है, मौसम क्या है, ऋतु क्या है और जलवायु क्या है। ठीक है, अगर मैं मौसम की बात करूं तो बेटे मौसम क्या होता है, मौसम क्या होता है बेटे, ध्यान से देखिए, दिन प्रतिदिन अनुभव जिसे करते हैं वही मौसम होता है, जैसे तेज हवा, वर्षा, गर्मी और सूखा। ठीक है, ऋतुओं की बात करें, ऋतुएं क्या होती हैं बेटे। ठीक है, ऋतुओं की जब हम बात करते हैं तो ऋतुएं आ जाएंगी बेटे आपकी जो हर साल आती हैं बेटे। पहली बात तो ये कि ये हर साल आती हैं, प्रतिवर्ष आती हैं, और किसी भी स्थान का मौसम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और जलवायु की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, जलवायु क्या होती है बेटे, जो कि कई सालों में या दशकों तक बेटे चेंज नहीं होती है। ठीक है, दीर्घकालिक मौसम का प्रतिरूप होता है। ठीक है, ये होता है बेटे। ठीक है, अब हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब भारत की अगर हम बात करें कि भारत में कितनी प्रकार की जलवायु है, ठीक है, तो इसको समझने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको समझना पड़ेगा, फर्स्ट चैप्टर हमने शायद पढ़ा था जिसके अंदर हमने देखा था कि भारत के अंदर बहुत प्रकार के स्थल रूप होते हैं, विविधताएं होती हैं। ठीक है, कहीं पर भारत में पहाड़ है, कहीं पर बेटे द्वीप समूह है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर रेगिस्तान है ना। तो अब हर जगह की जो टोपोग्राफी है, यानी कि जो हमारा जो भारत के अंदर जो जगह है ना, वो हर जगह अलग अलग है। तो अलग अलग प्रकार की जलवायु हम भारत में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उन्हीं सभी जलवायु के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है भाई उत्तर में हिमालय पर देखिए बर्फ पड़ती है, तो उसको अल्पाइन जलवायु बोल दिया इन्होंने। क्या बोल दिया प्यारे बच्चों, अल्पाइन जलवायु। ठीक है, जहां शीत ऋतु ज्यादा पड़ती है और बर्फीली होती है, और ग्रीष्म ऋतु शीतल यानी कि ठंड, गर्मी नहीं पड़ती, गर्मी के बजाय थोड़ी ठंड पड़ती है। ठीक है, लेकिन शीत ऋतु में तो प्रचंड ठंड पड़ती है। ठीक है, अल्पाइन का मतलब होता है आल्प्स।
ठीक है, जो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और वहीं से ये आया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी लोग क्या मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हिमालय से नीचे की तरफ आए, ठीक है, अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में समशीतोष्ण, ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती, तो उसको बोलते हैं समशीतोष्ण, टेम्परेट वाली, ठीक है। तो ये हिमालय के नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सर्दियाँ कम ठंडी होती हैं और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं, ठीक है। इसको परिवर्तीय पर्यटन स्थल, जैसे नैनीताल घूमने जाते हैं, शिमला जाते हैं, तो ये सारी जगह हो गई, ठीक है। उससे भी अगर हम नीचे आए तो मैदानों में जो जलवायु है बेटे वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कौन सी जलवायु है बेटे? उपोष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। यहाँ पे गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दी में ठंडी गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है ना। और यहाँ पर गेहूं सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। अगर हम उत्तर को छोड़कर पश्चिम की तरफ चले जाएं बेटे, मरुस्थल की तरफ, तो मरुस्थल में तो बेटे हमें पता है सूखा पड़ा रहता है ना, तो यहाँ की जलवायु भी हमेशा बेटे क्या होगी? शुष्क जलवायु होगी, ठीक है। यहाँ पे दिन होगा अत्यधिक गर्म और रातें होंगी अत्यधिक ठंडी, और वर्षा ना के बराबर होगी, क्योंकि वर्षा होती ही नहीं है, तभी तो ये शुष्क है ना, ठीक है। और इसलिए यहाँ के लोग जल को संग्रह करके रखते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर हम बात करें पश्चिम से ही नीचे आ जाए, पश्चिम तटों पर, तो यहाँ पर मानसून के महीने में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जिससे बेटे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु बनती है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र यानी कि गीला, ठीक है, आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पूरा नाम इसका हो जाएगा, ठीक है। तो सारी की सारी जलवायु के मैं साथ साथ में सर्कल भी कर रहा हूँ, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर चावल और मसालों की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर भी ज़्यादा बारिश होती है ना, वहाँ पर चावल ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है, तो नहीं याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बीच में आ जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे दक्कन का पठार बेटे आपको देखने को मिल जाएगा। अब दक्कन के पठार में क्या होता है? अर्धशुष्क जलवायु है। क्या है बेटे? अर्धशुष्क जलवायु है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ग्रीष्म काल में गर्म, सर्दियों में हल्की ठंडी और वर्षा ऋतु में थोड़ी बहुत बारिश भी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। और पूर्वी भारत की बात करें, अब पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण भी हो गया। पूर्व में अगर हम देखें, पूर्वी भाग में, दक्षिणी प्रायद्वीप में बेटे हल्की सर्दी होती है, मानसूनी हवाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्द्र और शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु या ट्रॉपिकल जलवायु बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब जलवायु किस किस चीज पर डिपेंड करती है, इसके बारे में हम बेटे जानेंगे। यानी जलवायु के कारक जो हमने मौसम के पढ़े थे ना, ऐसे ही जलवायु भी किन्हीं चीजों पर निर्भर करती है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला कारक है बेटे अक्षांश। अक्षांश क्या है? अक्षांश क्या है? देखिए बच्चों, अक्षांश कहते हैं हमारे धरती जो है बेटे, हमारे धरती पर हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई हुई हैं, जिनसे धरती को कई सारे भागों में बांट दिया गया है। देखिए ये बीच की रेखा होती है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? भूमध्य रेखा, ठीक है। यानी कि जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हैं, ठीक है, सॉरी एक मिनट, जो बेटे रेखाएं आपकी पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ जाती हैं उनको बोलते हैं भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखाएं, सॉरी अक्षांश रेखाएं। ऐसे ही हमारी और भी रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इन रेखाओं के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ वो समझिए। देखिए क्या होता है, हम सबको पता है कि जो हमारा सूरज है ना बेटे, है ना, जो हमारे सूरज की जो रोशनी आती है वो बीच वाले एरिया में, इस एरिया में भूमध्य रेखा के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है बेटे? गर्म जलवायु रहती है, ठीक है, जलवायु गर्म रहती है, हमेशा गर्म मौसम रहेगा, तो जलवायु भी यहाँ की गर्म रहेगी। लेकिन जो सूर्य की रोशनी है बेटे, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर पहुँच ही नहीं पाती है, इसलिए यहाँ पर बेटे हमेशा ठंडी जलवायु रहती है और बीच में पहुँचती है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर गर्मी सर्दी दोनों पड़ती हैं, तो इसे समशीतोष्ण जलवायु बोल देते हैं। तो यानी कि अक्षांश रेखा का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है हमारी जलवायु पर, ठीक है। आगे देखिए ये चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी, देखिए यहाँ पे बना भी रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे? सूरज की जो रोशनी है इस एरिया में, पूरे बीच वाले एरिया में क्या हो रहा है बेटे? बराबर पहुँचेगी, ज़्यादा पहुँचेगी। तो इस एरिया में हमेशा क्या होगा बेटे? गर्मी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर सूरज की किरणें टेढ़ी हो गई हैं और यहाँ तक वो पहुँच नहीं पाएंगी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा बेटे? ठंडी जलवायु रहेगी हमेशा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, भूमध्य रेखा के पास स्थित स्थान जो निम्न अक्षांशों पर हैं वे हमेशा गर्म रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो ध्रुव हैं बेटे वो हमेशा ठंडे रहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है सूर्य के कोण के कारण, क्योंकि सूर्य की किरणें किसी क्षेत्र पर पड़ती हैं और किसी जगह पर नहीं पड़ती हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा पर वो लंबवत यानी कि 90 डिग्री में पड़ती हैं, ठीक है, जिससे कि पूरी ऊर्जा पृथ्वी पर आ जाती है, छोटे केंद्र पर आ जाती है, ठीक है, और वहां पर बेटे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। लेकिन ध्रुवों के पास ये पूरी झुक जाती है, तिरछी हो जाती है, तो जो ऊर्जा है वो वापस क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसलिए बेटे वहां पर गर्मी नहीं पड़ती, ठंड पड़ती है वहां पर, ठीक है ना। आगे देखिए, परिणाम स्वरूप ध्रुवों पर बेटे विषुवत रेखा पर कम ताप मिलता है, ठीक है। भारत में भी हम देख सकते हैं कन्याकुमारी निकोबार द्वीप समूह भूमध्य रेखा के पास आते हैं, तो यहाँ पर पूरे साल गर्म रहते हैं। लेकिन जो श्रीनगर वगैरह हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, ये स्थान हमेशा बेटे ठंडे रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि पहला हो गया हमारा अक्षांश रेखा, जिस पे की जलवायु हमारी निर्भर करती है। दूसरा जो टॉपिक है बेटे वो है ऊंचाई। ऊंचाई से क्या लेना देना? देखिए पहाड़ कैसे होते हैं बेटे? ऊंचे होते हैं। और पहाड़ों पर कैसी जलवायु पाई जाती है? ठंडी जलवायु। तो इसका मतलब जितना ऊंचाई पर हम जाएंगे तो हवा उतनी ही ठंडी होती चली जाएगी, हाँ या ना बोलो, ठीक है।
पहाड़ों पर तभी लोग घूमने जाते हैं ना गर्मियों में कि भाई ठंडक मिल जाएगी, घूमने जाएंगे, ठीक है। तो ऊंचाई पर भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है, यानी कि ऊंचाई पर ठंडी जलवायु हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जो अपनी ठंडी जलवायु के कारण लोकप्रिय पर्यटन केंद्र भी है, यानी कि हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं, है ना। पहाड़ बेटे ठंडे होते हैं इसलिए लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, जैसे कि मुन्नार, थेनी, उदगम मंडल, ठीक है, जिसको ऊटी बोलते हैं, मेदिकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग, शिलांग, यहाँ पर सब लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऊंचाई पर है तो यहाँ पर बेटे ठंडा हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दार्जिलिंग हो गया, ऊटी हो गया, सारा का सारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो कारण है इसके, ठीक है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव और उसके परिणाम स्वरूप वायु का घनत्व, यानी कि वायु की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, हवा पतली हो जाती है, और हवा पतली होने की वजह से हवा ठंडी हो जाती है, ठीक है। पहला हो गया ये। दूसरा हो गया बेटे, पृथ्वी जो सूर्य है पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, ठीक है, लेकिन सतह तो बहुत ऊपर है, तो इसलिए बेटे क्या होगा, हवा उतनी ही गर्म हो जाएगी और हिमालय इतना हो जाएगी, कई शिखरों पर तो तापमान जल के हिमांक से नीचे रहता है, यानी कि बर्फ ही जमी रहती है बेटे वहां पर, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है बेटे समुद्र से निकटता। अब हमको पता है भाई समुद्र का जो पानी भाप बनेगा ना, ठीक है, तो समुद्र का पानी भाप बन के जब बहेगा तो बेटे समुद्र का पानी हमेशा जब भाप बनता है वो ठंडक देता है ना, शीतलता, जो जब भी वाष्पन से शीतलता उत्पन्न होती है, एक साइंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम देखें बेटे तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है, गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी नहीं होती है तट वाले इलाकों में, क्यों, क्योंकि बेटे सर्दियाँ भी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तापमान को नियंत्रित करके रखता है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले बेटे यहाँ पे देख लिए कि उदगमंडलम यानी कि ऊटी एवं कोयम्बटूर लगभग समान अक्षांशों पर है, सेम अक्षांशों पर है ना। ऊटी में गर्मी का तापमान इतना होता है 10 से 25, जबकि कोयम्बटूर में 25 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ये अंतर क्यों है ये आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आगे देखिए, आपके विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में तटीय क्षेत्रों में भूमि और जल के गर्म होने ठंडा होने पर चर्चा करते हुए विस्तार से समझाती है। अच्छा, आपने इसमें ना क्लासेस में पढ़ा होगा, साइंस में भी आपने शायद समुद्र समीर और स्थल समीर के बारे में पढ़ा होगा, है ना। जब भी बेटे जब हवा जो भाप बन के उड़ती है ना, वो समुद्र की हवा जब उस स्थल की तरफ जाएगी तो उसे समुद्र समीर बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि भाई जो हवा है ना वो उसको गर्म ठंडा कर देती है, किसको, हमारी स्थल को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र समशीतोष्ण, यानी कि ना तो यहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ेगी ना ही यहाँ पे ज़्यादा बेटे गर्मी पड़ेगी, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम तट से दूर जाएंगे, तट से अगर हम दूर जाएंगे यहाँ पे आएंगे, ठीक है, स्थल की तरफ जाएंगे, तो बेटे तापमान आपको अधिक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा हवा नहीं होती है ठंडी वाली, ठीक है ना। उदाहरण के लिए मुंबई देखेंगे और नागपुर देखेंगे, दोनों सेम अक्षांश पर है, लेकिन मुंबई के पास क्या है बेटे, समुद्र है ना। मुंबई के पास क्या है, समुद्र है, इसलिए वो गर्मियों में भी ठंडा रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं नागपुर की बात करूँ तो भैया गर्मी में वहाँ का 44 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये समुद्र का होने का फायदा है वहाँ पर, ठीक है ना। मुंबई के अंदर शीतकाल में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो केवल 18 डिग्री तक जा रहा है ना। तो ये सब हम देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला पवने। अच्छा, पवने कैसे जलवायु को निर्धारित करेंगी। देखिए पवने बेटे निश्चित उसमें बहती हैं बेटे, डायरेक्शन में, ठीक है। अब कुछ पवने बेटे ठंडी होती है, कुछ पवने गर्म होती है, नॉर्मल सी बात है। जहां गर्म हवा जाएंगी वहां पे क्या फैल जाएगी बेटे, गर्मी फैल जाएगी, ठीक है। और जहां पे ठंडी हवा जाएंगी वहां पे ठंडक फैल जाएगी, ठीक है। तो पवन गर्म या ठंडी हो सकती है बेटे, ठीक है ना। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर पवनें पश्चिम से चलती हैं। ये पवनें अरब के रेगिस्तान से आती हैं, अफगानिस्तान होते हुए। अब अरब का रेगिस्तान मतलब सूखा यानी कि गर्म, तो ये पवनें आ जाएंगी गर्म, जो ग्रीष्म काल के अंदर बेटे हीट वेव लेके आएंगी, यानी कि लू चला देंगी, ठीक है ना। सर्दियों में अगर हम बात करें तो ये हवा है बेटे वो हिमालय से चलनी शुरू होंगी। अब हिमालय यानी कि बर्फ यानी कि ठंडी हवा, तो ठंडी हवा कैसे आएगी, नीचे की तरफ आएगी तो शीतलहर आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मल सी बात है ना बेटे कि गर्म हवा आएगी तो गर्मी फैलाएगी, ठंडी हवा आएगी तो ठंडी फैलाएगी, ठीक है। पवनें ना केवल तापमान को प्रभावित करती हैं बल्कि आर्द्रता और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले वर्षण को भी प्रभावित करती हैं। एक सिंपल सी बात है, समुद्र के जब दक्षिण से हवा आएगी, दक्षिण में क्या है हमारे हिंद महासागर है, हिंद महासागर से हवा आएगी तो हवा के अंदर नमी होगी, और नमी के कारण क्या बनेंगे, बादल बनेंगे, बादल बनने के कारण बारिश हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मरुस्थल से हवा शुष्क होंगी, तो लेकिन समुद्र से आने वाली जो हवा होगी बेटे वो नमी लाएगी, नमी के कारण जो मैंने आपको बताया कि भाई नमी के कारण क्या होगी, बारिश होगी, अच्छी वाली बारिश होगी, तगड़े वाली बारिश होगी, ठीक है। तो ये होगा। अगला है स्थलाकृति यानी कि जमीन, ठीक है। देखिए किसी क्षेत्र की स्थलाकृति भी वहाँ की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे हिमालय की बात करें और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें, ठीक है, यहाँ पे मध्य एशिया के ठंडे रेगिस्तानों में पवनों से बचाती है, ठीक है ना। तो दूसरी ओर थार मरुस्थल हो गया, ठीक है, ये गर्म और शुष्क हवाओं से बचाव के लिए कोई अवरोध ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहाड़ जो है ना वो ठंडी हवाओं को आने से रोक दे रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा नीचे की तरफ ठंड नहीं आ पा रही है ज़्यादा, ठीक है। अगर मान लो पहाड़ नहीं होता तो पूरी ठंडी हवा आती है भाई, इतना गंदी ठंडी हवा आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे मरुस्थल है, मरुस्थल में ना ही कोई अवरोध नहीं होता, तो हर जगह से गर्मी फैली जा रही है, ठीक है। तो ये सब हो रहा है, ठीक है ना। तो बेटे ये होता है। आगे देखिए
किसी भी क्षेत्र की जलवायु उपरोक्त सभी कारकों पर, यानी कि सारे कारक थे जिनकी वजह से जलवायु निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे कारक, सभी के नोट्स बना लीजिएगा। इनमें से कोई सा एक आपके पेपर में आ सकता है या 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आएंगे। ठीक है, अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो सारे के सारे आपको कारक लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, जलवायु में 3 दशक यानी कि 30 साल, कम से कम बेटे 30 साल लिखा जाता है। ठीक है, 30 साल तक हम चेक करते हैं कि भाई जलवायु कैसी रही है, तो 30 साल के बाद उसको जलवायु मान लिया जाता है। ठीक है ना। अधिक समय में किसी तापमान हो गया, वर्षण हो गया। ठीक है, ये वर्षण के अंदर, वर्षण का मतलब बेटे बारिश नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। जहां पर भी आपको शब्द दिख जाए ना वर्षण, वर्षण का मतलब केवल बारिश नहीं होता। वर्षण के अंदर हर वो चीज़ है जो बारिश ऊपर से गिरेगी। ठीक है, चाहे वो बर्फ हो, चाहे वो ओले हों। ठीक है, या चाहे वो ओले के साथ में बारिश हो, सब कुछ होगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है बेटे। ठीक है ना। आगे देखिए, सूक्ष्म जलवायु से तात्पर्य है, अच्छा सूक्ष्म जलवायु क्या होती है। ठीक है, अब किसी छोटे से स्थान में स्थानीयकृत जलवायु, अब मान लीजिए, देखिए अब मान लीजिए बेटे आप कहाँ रह रहे हो, एग्जाम्पल अगर हम लें, मान लीजिए आप ना जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, है ना, और वहां पर बहुत सा एक जगह, अच्छा ऐसी जगह मानो जहां पर बहुत सारे पेड़ हैं बेटे, है ना, एक जगह ऐसी जहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, वहां पे बारिश होती है तगड़े वाली, मजा आ जाता है भाई, मजा आ जाता है। ठीक है, लेकिन उस जगह में एक बहुत बड़े इलाके में, छोटे से इलाके में आपने क्या करा, सारे पेड़ काट दिए, बिल्डिंगें बना दी और वहां पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया, तो वहां की जलवायु और पूरे एरिया की जलवायु कैसी होगी। ठीक है, तो उस छोटे से एरिया की जो जलवायु होगी ना बेटे, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं बचा। ठीक है, तो यही होता है सूक्ष्म जलवायु। ठीक है ना। हमने क्या कर रखा है, देखिए इसमें छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि का एक अनूठा प्रतिरूप होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ पर इस वाले पिक्चर को देखिए और इस पिक्चर को देखिए। ठीक है ना। उदाहरण के लिए संकीर्ण घाटियों में, जंगलों में अपनी सूक्ष्म जलवायु होती है। ठीक है, नगरीय ऊष्माद्वीप भी होता है। ठीक है, अब ये हमेशा ठंडे रहेंगे बेटे, और यहाँ पर बेटे हमेशा गर्मी पड़ी रहती है। दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है भाई, क्या ही बताएं, है ना, जिसमें बड़ी संख्या में इमारतें, कंक्रीट की संरचनाएं होती हैं, वनस्पति होती नहीं है, पेड़ पौधे तो होते नहीं है भाई। ठीक है, तो वहाँ से ऊष्मा बाहर ही नहीं जा पाती। ठीक है, तो ये गर्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो जंगल वाला इलाका है वो हमेशा ठंडा रहेगा। ठीक है, तो ये होता है, इसको सूक्ष्म जलवायु बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा जलवायु वाला कॉन्सेप्ट होता है खत्म। अब जो अगला टॉपिक है वो है बेटे मानसून के बारे में। मानसून क्या है, मानसून यानी कि बारिश। बारिश कैसे आएगी बच्चों, देखिए मानसून भारत में जीवन का केंद्र है। क्यों है भाई, क्यों इतना जरूरी है मानसून, क्योंकि बेटे भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्योंकि बेटे भारत क्या है बच्चों, एक कृषि प्रधान देश है। क्योंकि हमारे भारत में आज भी बहुत ज़्यादा लोग खेती करते हैं बच्चों, खेती नहीं करेंगे तो खाओगे क्या। ठीक है ना। मानसून के महीनों के दौरान नदियों में जल से भर जाती है, नदियों में पानी आ जाता है, मिट्टी में नमी आ जाती है, फसलें उगती हैं, जीवन फलता फूलता है, यानी कि खेती की बात कर रहे हैं बेसिकली हम। ठीक है, अब मानसून शब्द की बात करें तो बेटे मानसून अरबी भाषा का शब्द है जो कि मौसम से है, जिसका मतलब है हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि मौसम का मतलब तो बेटे ऋतु है यहाँ पर, है ना, जिसका अर्थ है ऋतु। ठीक है, और ये जो ऋतु शब्द है ये हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया जैसे क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। मानसून भी एक बेटे वार्षिक प्रतिरूप है, यानी कि हर साल आता है। ठीक है ना, लेकिन ये क्रियाविधि बहुत जटिल होती है। अब कैसे आता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना। हमें पता है बेटे कि जो जमीन होती है ना, जमीन यानी कि भूमि यानी कि बेटे जो जमीन होती है, लैंड होता है जो हमारा, इतना याद देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो जमीन होती है ना बेटे, ये समुद्र की तुलना में जल्दी से गर्म होती है और जल्दी से ठंडी भी होती है। यानी कि जो हमारा जो लैंड होता है, जो जमीन होती है, वो समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। इतना आपको एक लाइन याद रखनी है, जमीन समुद्र की तुलना में जल्दी ठंडी भी होती है और जल्दी गर्म भी होती है। इतना समझ आ गया। मानसून तापमान, वायु दाब और पवन की गति के बीच मूलभूत संबंधों को सामने लाते हैं। सरल शब्दों में यानी कि आसान सी भाषा में अगर हम समझें, ग्रीष्म ऋतु में शुरू होता है। एशिया का भूभाग यानी कि एशिया की जो जमीन है, जो एशिया की बेटे जो जमीन है, ये जो एशिया की जो जमीन है ये गर्म होना शुरू हो जाएगी, है ना, गर्म होना शुरू हो जाएगी। अब गर्म होने पे क्या होगा, इसकी जो हवा है ना बेटे ऊपर उठेगी। देखिए एक नॉर्मल सा लॉजिक समझिए, ये हवा हो, ये एरिया होगा गर्म होने के बाद हवा जाएगी बेटे ऊपर, हवा जाएगी ऊपर। अब नीचे तो खाली हो गया ना, नीचे खाली हो गया यानी कि निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया। कौन सा क्षेत्र बन गया, निम्न दबाव। अब खाली जगह को भरने के लिए हवा आएगी, एक जगह से हवा उठी तो दूसरी जगह उसको भरने के लिए आएगी ही आएगी। इतना याद रखिए आप, हवा ऊपर उठी है ना, तो इस जगह खाली हो गई, इस खाली जगह को भरने के लिए दूसरी हवाएं बेटे उसके लिए आएंगी ही आएंगी। ठीक है ना, क्योंकि पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। तो निम्न दाब तो खाली हो गया है, तो उच्च दाब से यानी कि पवनें ठंडे वाली जगह से, महासागर वाली जगह से कहाँ चलेंगी,
उसकी समुद्र की सॉरी समुद्र से ये एशिया वाले उसकी तरफ चलेंगी, तो यहाँ पर नीचे आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ की हवा जब ऊपर उठेगी तो इस जगह को भरने के लिए नीचे यानी कि समुद्र की तरफ से क्या बेटे, हवा आ जाएगी। और समुद्र की हवा कैसी होती है बेटे, ठंडी होती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और ये साथ में इनके अंदर नमी होगी, नमी यानी कि बादल, नमी यानी कि पानी, ठीक है। तो पानी होगा, संघनित होंगी ठंडी होकर, और फिर बाद में क्या होगी बेटे, बारिश होगी, ठीक है। यानी कि जब हवा समुद्र से आएगी तो अपने साथ नमी लाएगी, और नमी से बादल बनेंगे, बादल से बारिश होगी। इतना समझ आ गया, इसी को बोलते हैं मानसून। लेकिन क्या होगा बेटे, ग्रीष्म ऋतु में ऐसा हो रहा है, क्योंकि बेटे ग्रीष्म ऋतु में देखो क्यों, अब भैया क्यों हो रहा है ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि बेटे गर्मी में ही तो पानी भाप बन के उड़ेगा, ठीक है। सूरज की रोशनी से देखो पानी को उबालना है तो गर्मी में तापमान ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए गर्मी में ही पानी भाप बन के उड़ेगा, ठीक है। लेकिन शीत ऋतु में क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा बच्चों। शीत ऋतु में गर्मी, देखिए हमने देखा था, मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि भैया जो हमारी जमीन है, जो हमारी लैंड है, वो क्या ज़्यादा जल्दी ठंडी भी होती है और ज़्यादा जल्दी गर्म भी होती है, ज़्यादा जल्दी ठंडी भी होती है, ज़्यादा जल्दी गर्म भी होती है। तो शीत ऋतु में जो जमीन है बेटे बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और समुद्र का पानी थोड़ा सा गर्म होगा, यहाँ की हवा ऊपर उठेगी, यानी कि निम्न दबाव यहाँ पे उच्च दबाव, तो हवा यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। सर्दियों में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। समुद्र जो जमीन है वो ठंडी हो जाएगी, स्थल से उच्च दबाव बनेगा, समुद्र में निम्न दबाव बनेगा, इसलिए पवनें विपरीत दिशा में चलना शुरू हो जाएंगी और ऊपर शुष्क परिस्थिति यानी कि थोड़ा सूखा पड़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर से हवा जा चुकी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारत की बात करें तो मानसून की वर्षा जून में शुरू होती है बच्चों, है ना। भारत के दक्षिणी भाग में शुरुआत होती है। अब नॉर्मल सी बात है, दक्षिणी भाग में क्यों शुरू हो रही है भैया, समुद्र तो नीचे ही है ना, नीचे से ऊपर ही तो आएगी, तो इसलिए दक्षिण भाग में पहले मानसून आता है, इतना याद रखिएगा। फिर बाद में कुछ सप्ताह में उत्तर की ओर आता है, जुलाई के बीच में आते आते पूरे उपमहाद्वीप यानी कि पूरे भारत में ये फैल जाता है, ठीक है। लेकिन ये सरलता से आगे नहीं बढ़ती। क्यों आगे नहीं बढ़ पाती सरलता से भैया, क्योंकि पश्चिमी घाट पर बहुत सारे हमारे को पहाड़ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक अवरोध हैं, ठीक है। उनसे टकरा कर फिर आगे बढ़ती रहती हैं। पश्चिमी ढलानों पर बहुत अधिक वर्षा होती है ना, लेकिन पूर्वी ढलानों पर, दक्षिण के पठार पर कम बारिश होती है, ठीक। धीरे धीरे होती रहती है, फिर ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून इसको कहा जाता है बेटे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी पवनें चलती हैं, ठीक है। शीत ऋतु में क्या होता है, पवनें विपरीत दिशा में चलने लग जाती है, जैसे हमने ऊपर देखा है ना। इस समय हवाएं भूभाग से समुद्र की ओर चलती हैं, तो शुष्क हवाएं चलती हैं और भैया एकदम प्रचंड शीत लहर आ जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है बेटे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए कुछ नमी वापस आ जाएगी और यहाँ पर दक्षिण पूर्वी भारत में भी थोड़ी बहुत बारिश बेटे हो जाती है। इसको उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है, यानी कि दो मानसून के बारे में हमने पढ़ लिया है, एक हो गया दक्षिण पश्चिमी मानसून, एक हो गया ये हो गया गर्मियों वाला, और उत्तर पूर्वी मानसून हो गया बेटे सर्दियों वाला, ठीक है। आपको ये याद रखना है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मेघालय के मानसून राम में, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर, 11,000 मिलीमीटर की बारिश होती है। अब भैया कैसे नापा, याद करो, हमने मौसम के अंदर पढ़ा था कि भाई बारिश को भी नाप सकते हैं ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने उसको नाप लिया, ठीक है। मानसून ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अनेक रागों को, देखिए हमारे भारत में ऐसे ऐसे राग हैं जिनको गाने से बारिश आ जाती थी, जैसे मेघ मल्हार हो गया, अमृत वर्षिणी हो गया, ठीक है। आगे देखिए, भारत में मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान सदैव ही जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि बच्चों हमारे भारत में जलवायु से ही बहुत सारे त्यौहार भी जुड़े होते हैं, है ना। अब हमारे पूर्वजों ने आसपास की प्रकृति के संकेतों को ध्यान से देखा, अपने अनुभव से स्थानीय पारंपरिक ज्ञान विकसित किया। यह पारंपरिक ज्ञान एक महत्वपूर्ण विरासत है जो कि हमें संरक्षित करना चाहिए। उदाहरण के लिए कैसे कि भाई कोंकण तट पर मछुआरे मानसून के आगमन की भविष्यवाणी पहले ही कर देती हैं। क्यों, क्योंकि जल के नीचे रहने वाली मछलियां ऊपर आ जाती हैं, ठीक है, तो ये पता लग जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ भागों में यह माना जाता है कि मानसून गोल्डन शावर ट्री, ठीक है, यानी कि अमलतास एक पेड़ है, वो खिलने लग जाता है 50 दिनों के भीतर आ जाता है, ठीक है ना। जब वो खिल जाएगा तो यानी कि 50 दिनों के भीतर में मानसून आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ समुदाय का ये मानना है कि जब कौवे घोंसले पेड़ की चोटी पर बनाएंगे तो बारिश नहीं होगी, है ना, कम वर्षा होगी, लेकिन घोंसले अगर नीचे बनाएंगे तो बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इसके अलावा अपने क्षेत्र में वर्षा और हिमवृष्टि के लिए भी ऐसे स्थानीय की सूची बनानी है आपको, तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अब जलवायु हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करिए उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए बेटे, हमारे जीवन के साथ जलवायु का बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध है। जलवायु का प्रभाव स्थानीय संस्कृतियों में भी हमको देखने को मिल जाता है, क्योंकि भारत में ऋतुएं हैं और कृषि के जो कार्य किए जाते हैं वो त्यौहार भी मनाए जाते हैं। जैसे लोहड़ी हो गया, ठीक है, मकर संक्रांति हो गया, तो ये सारे फसलों से कटने वाले त्यौहार हैं जो कि हमारी जलवायु से रिलेटेड है, क्योंकि उस टाइप पे हमारी जो जलवायु
वो गर्म होने लग जाती है, यानी कि मौसम बदलने लग जाता है। ठीक है, तो ये सब बेटे आपको याद रखना है। ठीक है ना। जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। कैसे 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 कैसे? क्योंकि बेटे एक शब्द यहाँ पर देखने को मिलेगा, मानसून फेलियर। मानसून फेलियर, मानसून फेलियर का मतलब यह है कि बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई लेकिन इतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटे, फसल अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसी को मानसून फेलियर बोलते हैं और इसका हमारे अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। महिलाओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है पानी के लिए भी। ठीक है, तो ये सब करना पड़ता है बेटे। ठीक है, हमारे पास देखिए कितने सारे त्यौहार है, बिहू हो गया, छठ पूजा हो गया, मकर संक्रांति हो गया, बैसाखी हो गया, पोंगल हो गया। ठीक है, ये शीतकालीन महोत्सव हो गए, ये सारे के सारे बेटे किस चीज़ के लिए होते हैं, हमारी जलवायु से रिलेटेड ही त्यौहार होते हैं। ठीक है ना। ठीक है, अब जब भी मानसून फेलियर होता है तो जो फल होते हैं बेटे या सब्जी होती है महंगी हो जाती हैं और मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाते हैं सब चीज़ों की। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से जलवायु हमारी अर्थव्यवस्था को भी बेटे प्रभावित करती है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है जलवायु और आपदाएं। जलवायु से आपदाएं कैसे आएंगी? देखिए, हमने देखा था मौसम की वजह से भी आपदाएं आ जाती है ना। ठीक है, वही देखेंगे। भारत में मौसम के विविध स्वरूप में चरम स्थिति, जब मौसम अपनी चरम स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो बेटे बहुत सारी आपदाएं आती हैं। जैसे कि हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, आसानी से समझा देंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, बस आप ध्यान से सुन लीजिएगा। देखने के लिए तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, चक्रवात, चक्र और वात, चक्र यानी कि गोला गोला। अब ये गोला कैसे हो रहा है वो ध्यान से देखिए। प्रतिवर्ष भारतीय तट रेखा यानी कि हमारे तट वाले इलाकों में, ठीक है, विशेष रूप से पूर्वी तट पे कई सारे चक्रवात आते हैं। अभी क्यों आते हैं वो देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी भी रहे हैं जो अब तक आए हैं, जिससे मानव और पशु जीवन को हानि होती है, संपत्ति भी टूट जाती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, मृदा अपरदन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। अब देखिए बेटे, पहले से इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अब इसकी जानकारी देता कौन है? इसकी जानकारी देते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। कौन? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, प्राकृतिक मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है इसको। NDRF, ठीक है, बटालियन में भारत में 12 अलग अलग स्थानों पर स्थित है ये। ठीक है ना। ये चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान बचाव कार्य करता है बेटे ये। और जो इसकी जानकारी मिलती है हमको मौसमी अपडेट में मिल जाती है। ठीक है ना, हमने मौसम वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है। अब चक्रवात बनता कहता है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 नंबर में आ सकता है आपका। चक्रवात कैसे बनता है? आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। सुनिए, समुद्र के पास वायुमंडलीय दबाव आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम हो जाता है। समुद्र की हवा जब ऊपर उठेगी, समुद्र की हवा जब बेटे ऊपर उठेगी, मान लो ये पानी 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 पानी, समुद्र की हवा ऊपर उठेगी ना, तो उससे क्या होगा बेटे, यहाँ पर बन जाएगा निम्न दबाव का क्षेत्र। क्या बन जाएगा बेटा? निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, है ना। अब निम्न दबाव, देखिए हमने पढ़ा है जो हवा है उच्च दबाव से निम्न दबाव चलती है, तो इस जगह को भरने के लिए ना हर जगह से, इस जगह को भरने के लिए हर जगह से क्या होगी बेटे, हवा आनी शुरू हो जाएगी, है ना। निम्न दबाव तंत्र बन जाता है, आसपास के क्षेत्रों से पवन आनी शुरू हो जाएगी, खींचने लग जाएगी। ठीक है, और ये निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे समुद्र से स्थल की ओर बनना शुरू हो जाएगा और बाद में ऐसे गोल 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 घूमने लग जाएगा, है ना। यह पवन अपने साथ नमी लाएगी, वर्षा लाएगी। जब निम्न दबाव का तंत्र तीव्र हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घूमने लग जाएगा, तो पवन की और ज़्यादा गति तेज हो जाएगी, जिसको बोलेंगे हम बेटे चक्रवात। ठीक है ना। जैसे ही पवन नमी एकत्रित करते हैं तो बादल बनते हैं, बादल से अवदाब केंद्र बनेगा और जो जय केंद्र जो बादल रहित होता है उसे चक्रवात की आंख बोला है, जहाँ पर बादल नहीं होते उसे चक्रवात की आंख बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में ये देखिए, ये रही चक्रवात की आंख, यहाँ पर बादल नहीं है लेकिन ये देखिए चक्रवात की आंख है ये। ठीक है, आगे देखिए, अगला है बाढ़। अब भैया बाढ़ कैसी आती है? बाढ़ में क्या होता है? देखिए, बाढ़ में नदी में ज़्यादा पानी भर जाता है बच्चों, सिंपल सी बात, नदी में ज़्यादा पानी भर जाता है, भूमि पर ज़्यादा जल बहने लग जाता है, उसे बाढ़ कह देते हैं हम। सिंपल सी बात है भाई, पानी ज़्यादा बहने लग जाएगा नदियों में, जमीन पर आ जाएगा, उसे हम बाढ़ कह देंगे। ठीक है ना। ऐसा भारी वर्षा के कारण हो जाएगा या तो बारिश के कारण हो जाए भाई, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए, है ना, जिससे ज़्यादा जल बहने लग जाएगा। ठीक है, भूमि उसको सोख नहीं पाएगी। ठीक है, नदियों में, झीलों में ज़्यादा पानी भर जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से वो बाहर आने लग जाएगा, किनारे टूट जाएंगे क्योंकि उसके। ठीक है ना। ज़्यादातर बेटे असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हिमालय की बात करें तो भैया हिमालय में कैसे होता है? हिमालय में कैसे होता है? हिमालय में तब बाढ़ आती है जब जो झीलें हैं ज़्यादा मात्रा में जल निकास करने लग जाती है, यानी कि बर्फ जल्दी जल्दी पिघलने लग जाए, है ना, जल को रोकने की क्षमता टूट जाएगी उनकी, तो हिमकाय का अवरोध बन जाएंगे। ठीक है, जो हिमनदों से आता रहेगा, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी से बर्फ पिघलेगी। ठीक है, तो आसपास के कारण क्या होगा बेटे, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकलने लग जाएगा और बाढ़ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है। ठीक है, 2013 में उत्तराखंड में भी आई थी। ठीक है, हिम नदी विस्फोट हो गया था, भूस्खलन हुए। ठीक है, भूस्खलन के बारे में बताऊँ क्या होता है वो। ठीक है, केदारनाथ मंदिर के आसपास पूरी तरह क्षेत्र नष्ट हो गया और 6 लाख कह रहा हूँ, सॉरी 6000 लोग भी बेटे मृत्यु हो गई थी उनकी, जो तीर्थयात्री बनकर वहाँ पर गए थे। ठीक है, आगे देखिए,
ये चक्रवात के कारण देखिए क्या क्या हो सकता है, ये भूस्खलन के द्वारा क्या हुआ है ना। अब अभी भूस्खलन भी हुआ, आपको वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें एक इंसान बच गया उसमें, है ना। तो ये देखिए जंगल की आग भी हो जाती है, दावानल बोलते हैं इसको बेटे, है ना। ये बाढ़ के कारण देखिए सबको डूब गया, ठीक है ना। आगे देखिए भारी वर्षा होने के कारण कई शहरों में बाढ़ आती है, ठीक है, क्योंकि जल निकासी व्यवस्था भी एकदम बोझ पड़ जाता है उसके पर, इतना ज़्यादा पानी हम जो हमारे शहर है वो उतना झेल नहीं सकता, ठीक है। अगला जो टॉपिक है बेटे वो है भूस्खलन। भूस्खलन यानी कि भूमि का अपरदन, भूमि का खिसक जाना। भूमि कैसे खिसकेगी, या तो भूकंप आ जाए तब भूस्खलन हो जाएगा, पहाड़ों पर यह होता रहता है ना। देखिए भूस्खलन शैल यानी कि रॉक, मिट्टी या मलबे का अचानक ढह जाना, मिट्टी ढह जाती है उसी को बोलते हैं। ये भारी वर्षा के कारण हो जाता है, भूकंप के कारण होता है, ज्वालामुखी फटने की वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पहाड़ी इलाकों में ये तो बेटे बहुत ज़्यादा आम बात है, ठीक है, क्योंकि ये मानसून के दौरान होता रहता है। मानसून की वजह से क्या होता है बेटे, मिट्टी जो होती है ढीली पड़ जाती है, और ढीली होने की वजह से वो ढह जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है ना। मानवीय गतिविधि जैसे वनों की कटाई हो गया, ठीक है, स्वीकृत विधियों का पालन किए बिना आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, ठीक है, यानी कि ऐसी बिल्डिंग बना देना, ठीक है। इसी वजह से क्या, मिट्टी हमारी खराब हो जाती है और मिट्टी ढह जाती है, ठीक है। तो भूस्खलन हमारा आ जाता है, ठीक है। अगला है दावानल यानी कि जंगल की आग। देखिए जंगल की आग क्या लगती है, देखिए मान लीजिए सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कुछ तो हमारे जैसे गधे होते हैं इंसानों में, है ना, जा रहे हैं वहाँ पे सुट्टा उट्टा पी के आ रहे हैं, है ना। तो बच्चों ये जंगलों में ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जंगलों में क्या जीवन में ही नहीं करनी चाहिए ये सब तो, ठीक है। कुछ लोग जाते हैं, कुछ भी गर्म चीज़ छोड़ दी वहाँ पर और हल्की सी हवा चलेगी, वो चिंगारी से पूरा जंगल जल जाएगा। इसके अलावा कभी कभी खुद भी लग जाती है। देखिए जब गर्मी होती है तो जो पेड़ के पत्ते होते हैं आपस में घर्षण के कारण में एक चिंगारी उत्पन्न होगी, और हवा जब तेज चलेगी तो वो चिंगारी फैल जाएगी, पूरे जंगल में आग लग जाती है। अब अपने जो कोरोना जब से लगा था बेटे, तब से बहुत ज़्यादा जंगलों में आग लगी, अमेजोन में लगी थी, ठीक है, भारत में भी लगी थी, तो कई जगह पे जंगलों में आग लगी, दावानल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक अनियंत्रित आग होती है, ये जंगलों में तेजी से फैल जाती है, शुष्क जलवायु के कारण लगती है, जो मैंने आपको बताया है ना, सूखे तेज हवाओं के कारण फैल जाती है, मानवीय लापरवाही की वजह से भी हो जाती है ना, ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये हो जाती है, आम बात है ये, ठीक है ना। आग जंगल के बड़े क्षेत्रों को नष्ट कर देती है, यहाँ तक कि बेटे वन्य जीव जो वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं बेचारे वो भी तो मर जाते हैं ना, हवा की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है, ठीक है ना। स्थानीय लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है अपनी जगह छोड़ कर, ठीक है। तो ये सब हो जाता है बेटे, ठीक है। आगे देखिए अब जलवायु परिवर्तन, देखिए नॉर्मल सी बात है बेटे, जलवायु परिवर्तन क्या है, हमने क्या पेड़ काट दिए, हमने क्या इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया, इंसान ने इतना सारा जलवायु को इतना नुकसान पहुंचा दिया, इतना नुकसान पहुंचा दिया कि भाई आज हम बेटे क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा गर्मी का, देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी अब तक नहीं पड़ी है ना। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य है जलवायु में महत्वपूर्ण दीर्घकालिक परिवर्तन है, यानी कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है अभी के अगर हम देखें तो, ठीक है ना। पृथ्वी पर या क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है, तापमान, वर्षा, मौसम सब चेंज हो जाएगा, है ना। कैसे चेंज हो जाएगा वो देखेंगे, ठीक है ना। लाखों वर्षों से हम देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन ज़्यादा होने लगे है ना, क्योंकि हम जीवाश्म ईंधन यानी कि जलाए जा रहे हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल सब जला रहे हैं हम, वनों की कटाई हमने कर दी, पर्यावरण के लिए हानिकारक हो गया ये सब कुछ ना, अनावश्यक खपत के प्रतिरूप ये प्रेरित हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, पृथ्वी के प्राकृतिक कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का एक सीमित मात्रा थी, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बेटे गर्मी बढ़ती जा रही है ना। अब सूर्य की रोशनी जो होगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसको रोक के रखेगी, है ना, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, यानी कि हरित ग्रह प्रभाव हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से धरती और ज़्यादा गर्म हो रही है। अब धरती गर्म हो रही है तो ग्लेशियर पिघलने शुरू होंगे, है ना, ग्लेशियर पिघलेंगे तो भाई बाढ़ आएगी, समुद्र में पानी ज़्यादा भर जाएगा और धीरे 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 पूरी धरती ही जलमग्न हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। तो ये हो रहा है बेटे, ठीक है। उद्योगों की वजह से, परिवहन की वजह से, ठीक है, खेती के अंदर भी हम कुछ बहुत सारी चीज़ें पेस्टिसाइड डालते रहते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से बेटे बहुत सारा जो है हमारा पर्यावरण बेटे खराब होता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का सामना हमको करना पड़ रहा है। वैश्विक तापमान यानी कि पूरी धरती गर्म हो रही है, पूरी धरती जल रही है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए बेटे पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है, पेड़ पौधे लगाओ और धरती को बचाओ, ठीक है। भारत में अनेक तापमान में वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जैसे कि 2025 में देखिए 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक धरती का तापमान बढ़ चुका है बेटे। देखिए कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पर, है ना। ये देखिए बेचारे जंगल को इतना जंगल साफ कर दिया, ठीक है। तो ये इन सब की वजह से बेटे क्या हो रहा है, हमारा जो धरती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती जा रही है, ठीक है ना, जिसके परिणाम से सर्दी बहुत ज़्यादा कम और हल्की पड़ रही है और गर्मी का मौसम जो है बेटे बहुत ज़्यादा बढ़ता चले जा रहा है ना। तो ये आपदाएं भी आ रही हैं इस चक्कर में, ठीक है ना। अब देखिए समुदायों में अधिक पर्यावरण अनुकूल आचरणों और लचीलेपन एवं अनुकूलन के निर्माण की आवश्यकता का भी समर्थन करता है। भारत सहित विश्व भर में सरकारें जलवायु के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रही हैं, है ना। जैसे हरित गृह उत्सर्जन गैसों में कटौती हो रही है। देख हरित गृह उत्सर्जन गैस कौन सी होती है वो बता देता हूँ मैं आपको, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसों के एमिशन पर रोक लगा दी गई है, ठीक है, ठीक है। इनसे क्योंकि बहुत ज़्यादा हानिकारक गैसें होती हैं जिनसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ग्लोबल वार्मिंग फैलती है, तो ये सब बंद कर दिया गया है ना, ठीक है। वृक्षारोपण यानी कि बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने पेड़ थोड़ी लगा देंगे, ठीक है, तो जितने हमने काट दिए, ठीक है। तो बेटे ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए केवल सरकार का ही काम नहीं है, ये आपका भी काम है कि आपको भी बेटे फसलों को जो आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए और अपने पर्यावरण को और अच्छा करने में योगदान देना
लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो में हम शायद इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी बेटे डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हम डिस्कस करेंगे, वरना हम डायरेक्ट अगले चैप्टर पर पहुंच जाएंगे, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय श्री राम।